खास मुलाकात आप कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आचार संहिता भी लगी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हम राजनीतिक परिदृश्य को समझने की भी कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात झा, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे और पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। नमस्कार श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभात जी, सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि हम अभी देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार अपनी अपनी उठापटक तो करती हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इस परिदृश्य को हम किस तरह से समझें और अभी के इस लोकसभा चुनाव को किस लिहाज से देखें? देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, पिछले 45 वर्षों से, सन 1977 से मैं चुनाव में लगातार सक्रिय रहता हूं। मैं चुनाव कभी लड़ा नहीं, लेकिन लड़ाता रहा। 40 साल बाद ये चुनाव ऐसा हो रहा है, 1984 के बाद, कि जिसमें चुनाव तो होंगे 1 जून तक, लेकिन परिणाम जनता ने अभी से दे दिया है। जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय लोगों ने परिणाम दे दिया था, और आज इस 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों से गरीब, किसान, युवा, महिला, भारत के सारे करोड़ों नागरिक एक स्वर से बोल रहे हैं, आएंगे तो तीसरी बार मोदी जी आएंगे, आएगी तो भाजपा आएगी, और 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जिसमें परिणाम पहले है। 4 जून का इंतजार नहीं है, जनता बोलने लगी है। चुनाव के पहले परिणाम आ जाना, जनता द्वारा दिया जाना, ये अपने आप में एक अनोखा चुनाव 40 साल बाद हो रहा है। अनोखा चुनाव है, 40 साल में इस तरह का देखा जा रहा है। लेकिन हम वो भी दौर याद कर सकते हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। उस दौर का भी एक वक्त ऐसा था जब इस तरह की स्थितियां, जहां आज कांग्रेस की है, उस समय एक ऐसी पार्टी भी थी जब उसकी स्थितियां रही हुई। अभी कांग्रेस पार्टी को हम किस लिहाज से देखें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नेता दल बदल कर रहे हैं, बार बार अपनी बातों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की नीति और नीति से बड़े प्रभावित है। देखिए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना, राम सिर्फ मेरे नहीं है ना, बीजेपी के पेटेंट कोई नहीं है, वो सबके हैं। और उनको निमंत्रण दिया गया ट्रस्ट द्वारा, राहुल जी को, सोनिया जी को। श्वेता जी उसके बाद भी न जाना। भगवान राम सबके हैं ना, और जब सबके हैं तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप तो राम भगवान से बैर ले रहे हो सीधे सीधे, और भगवान से बैर लेकर कोई ये चाहे कि उनकी पार्टी में भाई राम की पूजा कौन नहीं करता है? कांग्रेस ही नहीं करते हैं क्या? इस घटना से इतने लोग दुखी हुए हैं, चाहे वो गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, सारे बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। उसका मूल कारण है जो भगवान का नहीं, जो राम का नहीं, वो किस काम का? और उसमें कौन सी राजनीति? चले जाते, आमंत्रण दिया था, कोई जबरदस्ती तो जाना नहीं था। इसलिए लोगों का मन भटक गया कि यह पार्टी अब जब भगवान को नहीं मान रही है, बातें कर रही है, ऊपर से जनेऊ कोट पर से पहन लेते हैं, दिखावा है, तो इस बात का दुख भारत के नागरिकों को भी हुआ, और खास करके कांग्रेस में भी सनातन धर्मी लोग जो हैं, जो भगवान को मानते हैं, उन्होंने कहा ना, अब इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मन नहीं है। तो बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने जिंदगी खपा दी, वे अब भाजपा की ओर मुड़ रहे हैं कि भाई चलो, नहीं कुछ तो कम से कम सम्मान तो मिलेगा, और हमारी पार्टी में कम से कम छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान तो मिलता है। सम्मान पाने के लिए वहां पहुंच रहे। लेकिन प्रभात जी, एक सवाल, 22 जनवरी का वो दिन हमने सभी ने देखा, ऐतिहासिक था, दिवाली जैसा माहौल था। उस समय जब ये स्थितियां बनी कि आमंत्रण उन्होंने ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने, तब तमाम जो दिग्गज नेता थे आज बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं। उस समय किसी ने भी वो विरोध के स्वर नहीं उठाए। अचानक अब इतने महीनों बाद बीजेपी के होने लग गए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आदमी जब कांग्रेस में था उस समय, तो उसने सोचा कि अब ये नेता क्या निर्णय कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। अगर वो उस समय बगावत करते तो पार्टी से निकाल दिए जाते, और वो निकाले हुए कहलाते, और तब भाजपा में आते तो उनका कोई महत्व नहीं। तो राजनीतिक व्यक्ति परिपक्व होता है, वो सोचता है कि अब थोड़े दिन जरा
गम खाना और कम खाना फायदेमंद होगा। तो उन्होंने क्या किया कि चलो नहीं मान रहे ये। उसके बाद भी सोचा कि 2-4 महीने में, 2 महीने में चले जाएंगे, 3 महीने में चले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तब लोगों का सब्र का बांध टूटा और लोगों ने कहा ना, अब इस पार्टी में कोई जरूरत नहीं है हम लोगों की, ना हमारे रहने की। तो उस समय निकाले जाते वो, अगर ऐसा करते। अब वो ससम्मान भाजपा में आ रहे हैं। तो ससम्मान आ रहे हैं। चूंकि आपने अयोध्या का जिक्र किया, रामलला का, तो आज ही एक बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा जो ये कहते हुए नजर आए कि कमर का बटन दबाइए तो आपको कहीं ना कहीं जब आप अयोध्या जाएंगे तो राम जी से आंख मिला पाएंगे। इस तरह की बातों को अगर रखा जाएगा धार्मिकता को लेकर तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठेंगे, कांग्रेस इस पर आपत्ति जताएगी। आप देखिए, देश कांग्रेस क्या आपत्ति जताएगी? कांग्रेस, श्वेता जी, अपनी राजनीतिक दल को नहीं चला पा रही है, दलदल में डली हुई है। आप देखिए, अब तो सब हाथ जोड़कर प्रणाम के बजाय राम राम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में कहते हैं राम राम। सवाल ये है कि राममय वातावरण हुआ है और राम राम कहना कोई अपराध नहीं है। क्या मैं अपने घर में राम राम नहीं करूंगा? क्या सार्वजनिक तौर पर किसी को? गांव में तो सनातनी परंपरा है, राम राम भैया कैसे हो, ये बातें करते हैं लोग। तो इसलिए राजेश जी ने कुछ जोश में कह दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान राम का नाम लेना अपराध कहीं नहीं है। भगवान राम का नाम लेना अपराध नहीं है, प्रभात जी ने कहा। प्रभात जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अब आजकल क्या मुद्दे बचे नहीं है प्रत्याशियों के पास, या वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा बेरोजगारी को लेकर, या बच्चों की शिक्षा को लेकर, या स्वास्थ्य को लेकर, या सड़क मूलभूत सुविधाओं को लेकर? क्योंकि कई हमने ऐसे गाँव भी देखे जहाँ आज पानी भी नहीं होता है, वो खोदते हैं गड्ढा, उसमें से जो इस तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसे ग्रामीण अंचलों में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश होनी चाहिए नेताओं की? देखिए, लगातार 10 साल में भारत का सम्मान जो बढ़ा है विश्व में और भारत में, विकास की जो धारा बही है, मैं आज भी सड़कों पर घूमा हूं छत्तीसगढ़ के, और खास करके रायपुर का विकास देख के मेरे सहज मन में आया कि मैं रमन सिंह जी को धन्यवाद देने जाऊं, और विष्णु जी को कहा कि विरासत में आपको जो कुछ मिला है वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया है, बघेल साहब ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने गांव गांव में, आप देखिए, बैंक खाते खोलने से लेकर नारी अभिनंदन, क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, सड़क विकास, ये वो। आप कह रहे हो नितिन गडकरी जी का नाम भारत में लोग सड़क मंत्री के रूप में जानते हैं, क्या काम नहीं हुआ है? क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खुले? क्या स्कूल नहीं खुले हैं? क्या कॉलेज नहीं खुले हैं? अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति बहन बनाऊंगा। अब ये कहने का साहस कहां से कर रहे हैं? आज चीन आंख दिखा रहा है क्या? आज पाकिस्तान की हालत क्या हो रही? दवा के लिए पैसे नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है। सवाल, धारा 370 किसने समाप्त की? आजादी के समय लिखा था कि अस्थायी धारा है ये, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया गया। किसने लद्दाख को मुक्ति दी? अभी किसने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की परिस्थितियां बनाई? पंचायत के चुनाव वर्षों बाद हुए। सवाल ये है कि काम कितने हुए? 3 तलाक का मामला किसने किया था? साहबानो प्रकरण में कानून बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी, लेकिन 3 तलाक देखा आपने? सरकार किया क्या? हम 3 तलाक कह दो और मुस्लिम महिला जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये कौन कर रहा? और हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया। आप बताइए, अरब कंट्रीज में राम मंदिर बनना, और यहां 500 साल लग गए। वहां राम मंदिर का उद्घाटन करने गए अपने प्रधानमंत्री जी, कितने बड़ी बात है। भूटान, 18 राष्ट्रों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आज सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के युग पुरुष होने के साथ साथ विश्व के युग पुरुष होने जा रहे हैं। सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस, देखिए, लड़ाई में हम लोग भी वर्षों विपक्ष में रहे हैं अटल जी, और अटल जी विपक्ष में रहकर जितने लोकप्रिय थे, मैं नहीं कहता, लोग उसी में कहने लगे थे यार ये तो प्रधानमंत्री मटेरियल है, ये तो प्रधानमंत्री मटेरियल है। और इसी तरह जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने, उनके बारे में लोगों ने कहा था ये प्रधानमंत्री मटेरियल है, ये प्रधानमंत्री मटेरियल है। ये बातें जनता तय करती है, और जनता का स्वर
जनता को जनार्दन कहा जाता है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया, वो ऐसे नेता भी रहे कि पक्ष और विपक्ष दोनों की ही पसंद माने जाते थे। झा साहब, आपसे ये भी आप समझना चाहेंगे, चूंकि अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति का जिक्र करें और जिस तरह से हमने देखा कि लिस्ट जब जारी हुई मध्य प्रदेश के उन तमाम नेताओं की, लगातार वो चौंकाती रही बीजेपी और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने लाई थी। आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान नहीं, कोई और? देखिए यहां क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद परिवर्तन सृष्टि का नियम है और फिर विदिशा से लड़ ही रहे ना। डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष बने ही ना, आज वहां पर वसुंधरा जी विधायक भी हैं, बेटा भी दुष्यंत चुनाव लड़ रहा है और भजन लाल जी का, तीनों जगह परिवर्तन किया। इसलिए कोई एक जगह होता तो लगता नहीं गड़बड़ हुआ है, तीनों जगह और तीनों को फिर सम्मान से रखा जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बारे में परिवर्तन को मानना चाहिए। दूसरा, पार्टी का निर्णय ही, आज जैसे मैं हूं, अभी आपने पूछा क्या है आप, तो मैंने कहा पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहा जाता है इसलिए कहा, बाकी कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता से बढ़कर क्या होता है, और कार्यकर्ता वही हो सकता है जो कार्य करते रहे। मैंने अपनी पार्टी में कह के रखा है, मैं वो बल्ब हूं जो आप स्विच दबाओगे तो जल जाऊंगा, पार्टी दबाएगी, आप बंद कर दोगे तो मैं बंद हो जाऊंगा, क्योंकि हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। पार्टी तय करती है, जो पार्टी तय करेगी वो हमें करना है, पार्टी जो तय करेगी वो हमें करना है। बस अंत में चलते चलते आपसे यही सवाल कि अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को हम किस रूप में देखेंगे भविष्य में? सांसद तो बनी रहे, लाखों मतों से जीतेंगे, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि एक अनुभवी मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का क्या लाभ लेना, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जगत नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन जी, सारे लोग एक स्वर से सब तय करते हैं और जो तय करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा आता है। जो तय करते हैं परिणाम भी सार्थक और सफल होता है। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार श्वेता जी।